नमस्कार, आप देख रहे हैं btvlive.in। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस बार का विधानसभा चुनाव बदली हुई परिस्थितियों में हो रहा है। सिर्फ परिस्थितियां नहीं बदली है, बल्कि बहुत कुछ बदला है। बीजेपी पर एक आरोप हमेशा लगता रहा है कि मौजूदा वक्त की बीजेपी बदली हुई बीजेपी है। एक परसेप्शन है चुनाव को लेकर कि जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे तो इस बार कुछ अलग होने जा रहा है, कुछ बदलाव होने जा रहा है। एनडीए में भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो इस बदलाव पर हम इस बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे और क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है। स्ट्राइक रेट को भी लेकर एक परसेप्शन है। सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे साथ हैं बीजेपी के बड़े नेता एमएलसी सच्चिदानंद राय जी। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, बीटीवी से बात करने के लिए सबसे पहले समय देने के लिए शुक्रिया। एक बात कही जा रही है, स्ट्राइक रेट की चर्चा खूब है बिहार के सियासी गलियारों में कि इस बार बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहने वाला है, नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट कम रहने वाला है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें हैं। स्ट्राइक रेट को लेकर कुछ समझाएं। देखिए, हमेशा रहा है ऐसा। अब अगर 2010 का भी देखें जब हम लोग साथ में पिछली बार लड़े थे, तो हालांकि हम कम सीटों पर लड़े थे। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 101 सीट पर लड़े थे और 101 या 2 सीट पर लड़े थे, 91 हम जीते थे और 141 पर शायद जदयू लड़ा था और 115 जीता था। तो स्ट्राइक रेट थोड़ा बेटर तो था ही हमारा। बीजेपी जब ज़्यादा कैडर बेस्ड पार्टी है तो निश्चित रूप से जिन सीटों पर लड़ते हैं तो हमारा परिणाम हमेशा बेहतर आता है। ये कोई नई बात नहीं है। तो इस बात में अगर स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर हो तो 19-20 हो तो कोई बहुत इस बात चर्च की बात नहीं है। लेकिन मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया, आखिर स्ट्राइक रेट की बात उठ कहाँ से रही है? स्ट्राइक रेट की बात इसलिए उठ रही है कि पहले तो चिराग पासवान जिस तरह से एनडीए से अलग हुए या फिर उनको अलग किया गया और चिराग पासवान नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहे, तो एक आरोप ये लगा कि ये सारा खेल बीजेपी का है। दूसरा दूसरा बड़ा परसेप्शन ये है कि अगर स्ट्राइक रेट बीजेपी का बहुत बेहतर रह जाता है, जैसा कि देखने को मिला है, उदाहरण 2010 भी है और 2015 भी है। बीजेपी के साथ चुनाव लड़े 2010 में, बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% था और 2015 में चुनाव लड़े आरजेडी के साथ, आरजेडी का स्ट्राइक रेट बेहतर था। तो अगर स्ट्राइक रेट बीजेपी का बेहतर हुआ तो इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का हो सकता है। भले ही बीजेपी ये कह रही है कि नहीं नीतीश ही सीएम होंगे, विरोधी कई बार ये तंज कसते हैं, आरोप लगाते हैं कि इस बार बीजेपी खेल कर देगी। देखिए, विरोधियों का तो काम ही वही है। और जहाँ तक मीडिया का सवाल है, कुछ मसाला नहीं छोड़ेंगे तो टीआरपी कहाँ से आएगा? तो टीआरपी बहुत चर्चा में है। तो टीआरपी के लोग तरह तरह के बातें छोड़ते रहते हैं, लेकिन हमारे नेतृत्व ने बड़ा साफ कर दिया और पहली बार नहीं साफ किया है। जो हमारे गृह मंत्री जी तब अध्यक्ष हुआ करते थे, वो आकर घोषणा किए। फिर हमारे तत्कालीन जो उसमें शायद वो अध्यक्ष नहीं थे, कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके थे नड्डा जी, तब भी उन्होंने, जहाँ तक मुझे याद है, वैशाली में घोषणा किया था। इसके बाद से जब जेपी नड्डा साहब बने तो उन्होंने भी बताया कि उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। बार बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं, हमारे प्रभारी बोलते हैं। जब जितना बड़ा शीर्ष नेतृत्व है कह रहा है, हम खुद चुनाव में उतरे हैं तो नीतीश जी के चेहरे पर उतरे हैं। तो इसके बाद ये प्रश्न रह कहाँ जाता है कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। हाँ, अगर ये कहते हैं कि भाजपा के मुख्यमंत्री हो, ये बातें कई बार कार्यकर्ताओं ने की है, तो हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि मेरी पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री बने। वो इच्छा हो सकती है, सब लोग बोलते हैं, लेकिन अब आप नहीं बोलते। आप ये कहते रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता तेल और पानी की तरह है, नीतीश कुमार हमेशा ऊपर रहना चाहते हैं। अब तो आपके प्रधानमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तेल बनना चाहेगी बीजेपी? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा तो तेल पानी का कोई संबंध है। बिल्कुल दूध पानी की तरह हो गया है अभी, और बहुत शानदार संबंध चल रहा है। आप देख ही रहे होंगे, जब जब दोनों चेहरे आ गए एक ही मंच के ऊपर में, जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का चेहरा एक साथ हो गया, तो अब तो एक हो गया। अब दिल भी मिल गए और सारी बातें मिल गई। ये तेल पानी का प्रश्न उठा था, आपको याद होगा कि लोकसभा के चुनाव के बाद एक स्टेटमेंट कुछ आया था, कुछ वो जासूसी वाली प्रकरण हुई थी, या केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू का शामिल न होना। तो कुछ ऐसी स्थिति बन रही थी, अचानक फिर 8 यहाँ मंत्रियों का शपथ ले लेना। तो भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में बात आई थी कि ऐसा तो नहीं है कि वन अपमैनशिप चल रहा है, बिग ब्रदर वाली बात चल रही है, कौन बड़ा भाई छोटा भाई वाली बात चल रही है। लेकिन बात तो सब निपटा दिया गया, कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है, सब बराबर हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे चेहरा है। एक बहुत गंभीर सवाल पूछेंगे सर हम। जिस तरीके से
2019 के विधानसभा चुनाव में, झारखंड में जब विधानसभा चुनाव था, आजसू अलग हो गई, उसका नुकसान उठाना पड़ा एनडीए को। ठीक उसी तरह आपके एक महत्वपूर्ण सहयोगी चिराग पासवान अलग हो गए, नीतीश कुमार का लगातार विरोध करते रहे और बीजेपी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अफसोस है चिराग पासवान के जाने का? नहीं, देखिए, कोई भी साथी बिछुड़ता है तो तकलीफ तो होती है, अफसोस भी होता है। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी थी कि रामविलास पासवान जी जीवन मृत्यु से लड़ रहे थे, और चिराग जी को किन्हीं कारणों से लगा था कि उनकी उपेक्षा हुई है, और चूंकि हम लोग और भी सहयोगी दल बढ़ाना चाहते थे, दोनों पक्ष, मैंने जदयू भी और भाजपा भी, और चिराग जी का कुछ ऐसा डिमांड था जो कि किसी भी तरह से मैंने उसको एकोमोडेट करना संभव नहीं हो पा रहा था। तो दिल्ली में तो हमारा अटूट गठबंधन है, ये तो बार बार कहा जा रहा है कि दिल्ली गठबंधन अटूट है, और यहाँ राज्य स्तर पर नहीं गठबंधन हो पाया, तो नहीं हुआ तो सच्चाई। अब तो लड़ाई इसी में जन्म आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ हम पूछेंगे। जब रामविलास पासवान थे केंद्र में मंत्री, तो ये बात उस वक्त लगातार कही जा रही थी, जब इतनी गर्माहट थी, इतनी तकरार थी कि रामविलास पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल से अलग किया जाना चाहिए या फिर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब चिराग पासवान इस तरह के, अब रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं है, ये सवाल प्रासंगिक नहीं है। क्या लगता है, लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी की दोस्ती केंद्र में रहेगी, मंत्री कोई हो या ना हो? देखिए, बिल्कुल है। चिराग जी ने भी कहा है कि नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, और भाजपा के साथ में उनके, बल्कि उन्होंने तो प्रमाणित भी किया है कि किसी भी भाजपा कैंडिडेट के खिलाफ अपना वो कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं। उतार दिया है गोविंदगंज से जो वहाँ तो चूंकि उनका अपना एमएलए है, तो क्या करें, अब वो तो मजबूरी की बात है। लेकिन एक होता है ना कि हम लड़ने के, हम विरोध कर रहे हैं, तो विरोध तो नहीं कर रहे हैं, तो इससे तो नहीं लगता है कि उनके मन में कोई तलखी है। और जहां तक भाजपा का सवाल है, तो भाजपा नेतृत्व ने बड़ा साफ कर दिया कि दिल्ली में हम साथ हैं, क्योंकि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, जनता को हमने साथ मिलकर वादा किया। उनके भी जो 6 एमपी चुन के आए हैं, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखने के लिए चुन के आए हैं, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़े थे। तो अब इसमें मंत्रिमंडल में कौन है नहीं है, आज तो दिवंगत हो गए, उनको तो किसी ने हटाया नहीं, नहीं उन्होंने इस्तीफा दिया। तो अब अभी तो हमारे भी कुछ नेता, कुछ मंत्री दिवंगत हुए, कुछ मंत्री, तो जब मंडल का पुनर्गठन और विस्तार होगा, उस समय विषय जाना चाहिए। आज तो मैं नहीं समझता कि प्रासंगिक है। परहेज नहीं है ना चिराग पासवान से? चुनाव नतीजों के बाद अगर वैसी परिस्थिति बनी तो समर्थन लेगी ना बीजेपी? नहीं, देखिए, यहाँ क्या करेगी वो तो चुनाव के बाद की बात है। अभी तो चुनाव में गए हैं और बड़ा क्लियर डिफाइंड तरीके से गए हैं कि हमारे साथ जदयू का गठबंधन है, जदयू अपने साथ में हमको एडजस्ट किए हुए हैं, हम अपने साथ में वीआईपी को एडजस्ट किए हुए हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि हम 200 से अधिक सीट जीतने जा रहे हैं। इसीलिए चुनाव के बाद कोई साथी साथ आना चाहेगा, हमारा नेतृत्व तो निर्णय लेगा, तो आएगा, नहीं आएगा देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई जरूरत है, मजबूरी होने वाली है कि हम किसी को साथ लाएं। लेकिन बिहार का इलेक्शन और बिहार का गठबंधन एक जगह पे है, दिल्ली का जो इलेक्शन हुआ था और दिल्ली का जो गठबंधन है, दोनों दो अलग अलग विषय हैं। दोनों विषयों को एक दूसरे से मिलाकर नहीं देखना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, सवाल ये है कि जिस तरह से चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि 143 विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, अपने उम्मीदवार उतारेंगे, और ये बात कही जा रही है कि चिराग पासवान जीतने के लिए नहीं, जेडीयू को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर है मुश्किलें बढ़ेंगी एनडीए की। अब ये प्रश्न आप जाके एलजेपी से कीजिए, चिराग पासवान जी से कीजिए कि वो किस लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं कि एनडीए के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अभी तक एक महागठबंधन लड़ा था पिछली बार, और इस बार जो है कई तरह गठबंधन लड़ रहे हैं। इसके बाद से कुछ छुटपुट पार्टियां भी लड़ रही हैं। एलजेपी भी एक अच्छी पार्टी है, लड़ेंगे लड़े। लेकिन मैं जब समझता हूँ कि जितने लोग ज्यादा लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ, हमारा काम उतना आसान होते जा रहा है, क्योंकि हमारा वोट इंटैक्ट है। जो भी वोटों का बंटवारा होना है, जो भी मतों का बंटवारा होना है, वो हमारे विपक्ष के वोटों में बंटवारा होना है। इसलिए हमें तो कोई गुरेज नहीं है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे बीजेपी के बड़े नेता हैं, एमएलसी हैं सज्जिदानंद राय जी, और इसी तरह बेबाकी से सवालों के जवाब देते हैं। बिहार की राजनीति से जुड़े, खासकर एनडीए से जुड़े जो सवाल थे, उसके जवाब तलाशने की कोशिश हमने की है। धन्यवाद।